साउंड दिया हुआ है। चलिए बैठ जाइए सभी लोग। अब क्या चलिए एक चलिए चलिए तो हम लोग देख रहे थे व्यक्तिगत सत्याग्रह ना जी। चलिए इंडिविजुअल सत्याग्रह हम लोग देख रहे थे, है ना। हाँ जी, व्यक्तिगत सत्याग्रह हम लोग देख रहे थे, ठीक है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत जो है हम लोग देख रहे थे कि कौन कौन से लोग जो है वो व्यक्तिगत सत्याग्रह किए थे, ठीक है। एनसीईआरटी है जी, दृष्टि का क्विक बुक है, दृष्टि का क्विक बुक है ना, दृष्टि का क्विक बुक है ना, ये दृष्टि का क्विक बुक है ना। हाँ चलिए, तो हम लोग देख रहे थे व्यक्तिगत सत्याग्रह, है ना। इंडिविजुअल सत्याग्रह पे बात कर रहे थे कि यह व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो गांधी के नेतृत्व में चलाए जाने का प्रस्ताव पास हुआ था, है ना। और इसमें बेसिक मुद्दा ये था कि लोगों को जाकर के बताना था कि हम सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेजों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, है ना। भारत के जो लोग हैं वो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, इसी बात को हम लोग प्रचारित प्रसारित कर रहे थे, है ना। और यही बात जो था वहां पर चल रहा था। तो इन सभी चीजों को हम लोग देख चुके थे। साथ में हम लोग बात कर रहे थे व्यक्तिगत सत्याग्रहियों के बारे में, है ना, ठीक है। तो ये जो है ये अपने आप में जो है आपको ये देखना है कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही पे हम लोग बात किए थे कि पहले जो सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे, जिनके माध्यम से यह सत्याग्रह का काम शुरू किया गया था। उसके बाद जो दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि बीपीएससी ने पूछा भी था कि तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, है ना। हाँ, तो ब्रह्मदत्त जो थे वो तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, है ना। तो इसको लिख लेंगे एक लाइन उसी में जहां पे लिख रहे थे उसमें कि ब्रह्मदत्त तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, है ना। ब्रह्मदत्त तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, है ना। ब्रह्मदत्त तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, ठीक है। तो इन सभी चीजों को जो है हम लोग देख रहे थे कि इस व्यक्तिगत इंडिविजुअल सत्याग्रह का जो मोटिव था, जो पर्पस था, ये यही था कि लोगों को ये बताना है कि हम सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेजों का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और साथ ही ये भी ऑब्जेक्टिव था कि हम अंग्रेजों पर प्रेशर क्रिएट करें, है ना। और इस तरह का अंग्रेजों के खिलाफ जो प्रदर्शन है वो दिल्ली में जाकर के करे। इसी वजह से इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इसमें जो सत्याग्रही थे वो लोगों को प्रोत्साहित करते थे इस बात के लिए कि वो चले और चल करके अंग्रेजों का विरोध करे दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली सेंटर हुआ करता था, है ना। 1911 के ही दिल्ली दरबार में यह फिक्स कर दिया गया था कि दिल्ली जो होगा वो भारत का राजधानी होगा, है ना। तो वहां पर इस चीज को क्लियर कर दिया गया था। इस वजह से अब लोगों को कहा गया था, उसी समय जब डिक्लेयर कर दिया गया तो फिर 12 में उसको स्टैब्लिश कर दिया गया, ठीक है। तो 11 में ये डिक्लेरेशन कंप्लीटली आ गया था और उसके बाद उसको ट्रांसफर कर दिया गया 12 में, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से ये सब चीजें हुई थी।
तो दिल्ली में लोगों को एक्वायर किया जा रहा था कि अंग्रेजों के खिलाफ आपको प्रदर्शन करना है, ठीक है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब उस समय भारत में दो तरह के लोग थे, है ना। और एक लोग थे जिनका ये मानना था कि हमें अब एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए और बड़ा आंदोलन करके अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश कर देना चाहिए, क्योंकि ये सही मौका है। अभी अंग्रेज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हैं, तो अगर हम आंदोलन करेंगे तो अंग्रेज हमारे आंदोलन पर पूरा फोकस नहीं कर पाएंगे और हमारे आंदोलन को नहीं दबा पाएंगे, क्योंकि उनका फोकस अभी यूरोप में है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो एक पक्ष तो ये था जो चाहता था कि यही मौका है, यही टाइम है जब एक आंदोलन करके हम अंग्रेजों से सत्ता छीन सकते हैं। दूसरा वर्ग एक और था भारत में, जिसका यह मानना था कि अभी अगर हम इस प्रकार से प्रेशर क्रिएट करेंगे अंग्रेजी हुकूमत पर, तो क्या होगा कि युद्ध जो है वो हो सकता है कि ऐसी शक्तियां जीत जाए जो लोकतांत्रिक नहीं है। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आप फिगर देखेंगे तो क्या था कि एक तरफ ब्रिटेन था, है ना, और फ्रांस था, मतलब मुख्य लीडर के तौर पर यही लोग थे, ये दो देश थे। और ये दोनों के दोनों देश जो थे उस समय तक डेमोक्रेटिक हो चुके थे, लोकतांत्रिक देश थे, है ना। यानी कि यहां पर जो है वो लोकतांत्रिक मूल्यों का मूल था, है ना। ये सब लोकतंत्र के देश थे, डेमोक्रेसी को मानते थे। लेकिन जिनके साथ युद्ध चल रहा था वो तीन शक्तियां थी मुख्य तौर पर। एक तो जर्मनी था, दूसरा इटली था और तीसरा जापान था। इन तीनों को अगर आप देखेंगे तो ये तीनों ही एब्सोल्यूट पावर वाले देश थे। इन तीनों के यहां निरंकुश शक्तियां शासन कर रही थी। तो एक बात का यह भी भय था कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम ब्रिटेन का विरोध करते हैं, ब्रिटेन को यहां से भगा देते हैं, तो इसका एक डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि हम कहीं ब्रिटेन को हरा देंगे या ब्रिटेन हार जाएगा तो पूरे वर्ल्ड में क्या होगा, इन शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाएगा। तो हम तो गुलामी के दास्ता से निकलने का ट्राई कर रहे थे ना, और ऐसी स्थिति में अगर ब्रिटेन हार जाता और ये शक्तियां जीत जाती तो ये क्या करते, ये लोग फिर बाकी देशों में डिक्टेटरशिप स्थापित कर देते। तो एक डायलेमा का कंडीशन चल रहा था इंडिया में कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम अंग्रेजों का विरोध न करके सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस में दो धर्रा बन गया था कि हमें क्या करना चाहिए इस पूरे मामले पर। एक तो हमें आजादी भी चाहिए था, साथ में हम ये भी चाहते थे कि हमें आजादी लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ मिले। और यह समय ऐसा भी था जब बहुत सारे भारत के लोग थे, भारत के नेता थे, जो विदेशों में जाकर के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आंदोलन कर रहे थे, मूवमेंट्स कर रहे थे, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट आदमी थे सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस अपने सारे मूवमेंट्स में किसका सपोर्ट ले रहे थे, तो जर्मनी का सपोर्ट ले रहे थे, जापान का सपोर्ट ले रहे थे। और जर्मनी और जापान दोनों जो था वो डिक्टेटर कंट्री था, तानाशाही प्रवृत्ति वाला देश था। तो हमें इस बात का भी भय था कि अगर हम जर्मनी जापान के सहायता से अगर जीत भी गए या हम आजादी प्राप्त भी कर लिए तो यह भी हो सकता है कि हमारे यहां एक गुलामी की दास्ता से निकलेंगे और दूसरी दास्ता हमारे ऊपर आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में फिर लेकिन गांधी जो थे, गांधी कहते थे कि हम लोग जो है वो क्या करेंगे, तो हम लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई जरूर लड़ेंगे, लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की हार हो। हम ब्रिटेन से अपने लिए लड़ेंगे कि हमें स्वतंत्रता दे दो, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मुद्दा पर हमारा यह रहेगा स्टैंड कि हम ब्रिटेन का समर्थन करते हैं। तो भारत में आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी थी, उसने 1942 में एक मूवमेंट फिर शुरू किया जिसको कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ किया गया, इस भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करने के पीछे का जो मोटिव था, वो मोटिव यह था कि हम क्या करें, तो हम लोग अपनी आजादी प्राप्त कर लें, है ना। हम प्रेशर करके अपने लिए आजादी प्राप्त कर ले। क्योंकि डर किस बात का था, डर यह था कि अंडमान निकोबार पर जो है वो हमने कब्जा तो कर लिया था, झंडा फहरा लिया था हमने सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में शहीद द्वीप पर और स्वराज द्वीप पर, है ना। शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप पर हमने क्या कर लिया था, झंडा फहरा लिया था। लेकिन वो सहायता किसने किया था, तो जापान ने किया था। तो इस बात का भय था कि अगर ऐसा ही चलता रहे तो हम क्या करेंगे, तो ब्रिटेन से निकल करके जापान का गुलाम बन जाएंगे। इसलिए जरूरी था कि हम किसी प्रकार से
अंग्रेजों से खुद को मुक्त करा ले, अब मुक्त करा करके हम स्वतंत्र तौर पे अपना लड़ाई खुद लड़ेंगे। अगर हमारे ऊपर कोई बाह्य आक्रमण होता है तो हम स्वयं ही उससे निपटने का प्रयास करेंगे। इस मेंटलिटी के साथ एक तय हुआ कि हम अंग्रेजों के विरोध में एक मूवमेंट एक बार फिर से लॉन्च करेंगे, और वह मूवमेंट था भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। कि भाई अब हमें जो है सो कंप्लीटली फोर्स करना है कि किसी तरीके से आप भारत छोड़ करके यहां से निकलिए और हमें जो है सो पूरी तरीके से आजादी और स्वतंत्रता प्रदान कीजिए। ठीक है, तो एक हेडिंग बनाएंगे, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, 1942। ठीक है, चलिए, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ, है ना। और यह जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, भारत छोड़ो, नाम से ही क्लियर है। अब देखिए, कहते ना कि गांधी को समझना कि गांधी कितना बड़ा डिप्लोमेट आदमी है ना। जब भारत कमजोर स्थिति में था तो गांधी कहते थे सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, है ना। कहते थे कि सत्य के साथ आग्रह करेंगे। फिर खेड़ा में कहते हैं कि भाई हम आग्रह ही करेंगे, सत्याग्रह ही करेंगे। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में कहते हैं कि हमारा बात नहीं मानोगे तो भूखे जान दे देंगे ना। कैसे मनाते हैं? 1920 में कहते हैं कि असहयोग करेंगे, 1930 में कहते हैं कि सविनय अवज्ञा करेंगे, और 1942 में गांधी कहते हैं कि भारत छोड़ो। ये देखिए गांधी का एटीट्यूड, है ना। ये देखिए कि गांधी समय के साथ किस प्रकार से अपने एटीट्यूड को चेंज करते हैं। यही इंपॉर्टेंट है ना, कि एटीट्यूड तब मारिए जब समय आपके साथ हो। समय खिलाफ होगा, एटीट्यूड मारिएगा तो आप मरा जाइएगा, कुछ नहीं होगा आपका। समझ रहे हैं? इसलिए कहते हैं हिस्ट्री इज द आर्ट ऑफ लिविंग। इतिहास जीवन जीने की कला है, केवल पढ़ने का वस्तु मात्र नहीं है। इतिहास को समझिएगा तो बेहतर इंसान बन जाइएगा, और जीवन में कभी कोई आपको तंग नहीं कर पाएगा। यह इतिहास का सबसे बड़ा चीज है। अगर आप इतिहास को समझे, इतिहास से एग्जाम भी क्वालिफाई करें, और साथ में जीवन में आने वाली चुनौतियों को भी इतिहास के साथ रिलेट करके देखें, है ना, कभी कोई समस्या नहीं होगा। तो और अगर आया भी तो आराम से निकल जाइएगा समुद्र, जिसे गांधी निकलते थे आराम आराम से, है ना। तो जब गांधी ने देखा कि अब समय है कि अंग्रेज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हैं, पूरी एनर्जी तो उधर खर्चा हो रहा है, पूरा सैनिक, पूरा संसाधन तो जर्मनी को परेशान करने में लगा हुआ है, और ऐसी स्थिति में जब कहेंगे कि भारत छोड़ो तो हमारा कुछ खास नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो गांधी ने तय किया कि यह समय है जब हम अंग्रेजों के लिए नारा देंगे भारत छोड़ो, है ना। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जब करने के लिए गांधी तैयार हुए तो यह भी स्थिति था कि कांग्रेस के प्रारंभिक जो लोग थे वो गांधी के साथ इस मुद्दे पे नहीं थे, क्योंकि गांधी का थोड़ा सा एक कांग्रेस के अंदर थोड़ी दिक्कत हो गई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर के। और आपने देखा है 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष के पद को लेकर के चुनाव हुआ तो गांधी का कैंडिडेट चुनाव हार गया, है ना। सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए थे। तो गांधी जी की जो स्थिति थी वो थोड़ी कमजोर हुई थी। तो 1942 में जब गांधी भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग जो थे कांग्रेस में उस सपोर्ट में नहीं थे, है ना। तब गांधी ने फिर यहीं पर कहा कि भाई अगर भारत छोड़ो आंदोलन को आप पास नहीं करते हैं, आप समर्थन नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं है, मेरे में इतना दम है, इतनी काबिलियत है कि भारत के बालू से, भारत से, ये कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। यह गांधी का स्टेटमेंट था कि अगर आप इस मुद्दे पे हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, हमें समर्थन नहीं करते हैं, तो हमें कोई ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद में इतनी क्षमता है कि मैं भारत के बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन शुरू कर दूंगा। कांग्रेस समझ गई कि भाई आदमी मानेगा नहीं, ये मूवमेंट करेगा ही। तो अंततोगत्वा ये तय हुआ कि भारत को जो है सो मूवमेंट करना है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है सो करना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है जब ये तय हुआ तो अंग्रेज सबको भी मालूम था कि जब ये मूवमेंट होगा तो हमें हैंडल करना हमारे लिए काफी
दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो इसी मूवमेंट को स्टार्ट करने से पहले गांधी ने एक नारा दिया, करो या मरो, है ना, डू एंड डाई, ठीक है, करो एंड मरो, है ना, डू और डाई। तो मतलब कि या तो अब आपको स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना है या फिर अपने आप को निछावर कर देना है ना। अब देखिए गांधी जब ये बात कहते हैं कि करो या मरो, ऐसा नहीं लगता कि गांधी प्रवोक कर रहे हैं, गांधी उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, क्योंकि गांधी को पता था कि यह मूवमेंट जब स्टार्ट होगा तो अंग्रेज सब ज्यादा रिस्क नहीं लेगा, ऐसा उपाय करेगा कि सारा नेता लोग जो है वो बंदी हो जाए, है ना। तो इसलिए गांधी ने एक तो ये कहा ही करो या मरो, साथ में एक और वर्ड यूज किया और वो था स्वतः स्फूर्त। स्वतः स्फूर्त जो है यह भी उन्होंने वर्ड यूज किया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ स्पॉन्टेनियस, है ना। उन्होंने कहा कि सेल्फ स्पॉन्टेनियस। सेल्फ स्पॉन्टेनियस क्यों कहा गांधी ने? तो सेल्फ स्पॉन्टेनियस इसलिए कहा गांधी ने क्योंकि गांधी को पता था कि जितना बड़ा नेता है वो तो सब पकड़ के जाएगा जेल, तो आंदोलन चलाएगा कौन? आंदोलन चलाने के लिए मोटिवेशन कहां से आएगा? तो गांधी ने सभी युवाओं को संबोधित किया और युवाओं के संबंध में कहा कि आप सभी जो है वो स्वतः स्फूर्त हैं, आपके अंदर एनर्जी का कमी नहीं है और आपको कोई रोक नहीं पाएगा, आपको कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर हम लोग पकड़ के जेल में चले भी जाते हैं तो आप लोग को रुकना नहीं है, आप लोग को अपना मूवमेंट जारी रखना है। तो युवाओं को संबोधित करते हुए गांधी ने जो वर्ड यूज किया उसका नाम था स्वतः स्फूर्त, सेल्फ स्पॉन्टेनियस, है ना। सेल्फ स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है खुद से जागृत हो जाना, है ना, अपने आप से ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना। तो यहां पर जो ये दो वर्ड्स गांधी ने यूज किए, इन दोनों वर्ड से ऐसा लगता है कि गांधी का जो एक सिद्धांत था अहिंसा का सिद्धांत, है ना, इसका लगता था कि एक्सपायरी डेट आ गया, है ना। गांधी का अहिंसा के सिद्धांत का एक्सपायरी डेट आ गया सामने, है ना, क्योंकि गांधी शुरू से कहते थे कि अहिंसा नहीं, अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। यहां पर कह रहे हैं कि डू एंड डाई, है ना, साथ में युवाओं को कह रहे हैं कि भाई स्वतः स्फूर्त हो तुम। तो ऐसी स्थिति में गांधी क्या कहना चाह रहे हैं? यहां पर गांधी स्पष्ट तौर पर यह कहना चाह रहे हैं कि किसी भी स्थिति में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लड़ाई लड़ो, है ना। लिखेंगे थोड़ा सा, लिखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था, ठीक है, ठीक है। दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 9 अगस्त 1942, ठीक है। यह जो मूवमेंट था यह 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था, ठीक है। देखिए ये जब प्रारंभ हुआ तो उससे पहले ही अंग्रेजों ने एक ऑपरेशन चलाया, 0 आवर ऑपरेशन। नोट करके लिखेंगे कि 0 आवर ऑपरेशन के तहत, 0 आवर ऑपरेशन के तहत, 0, हाँ, 0 आवर ऑपरेशन के तहत सभी प्रमुख भारतीय नेता, सभी प्रमुख भारतीय नेता गिरफ्तार कर लिए गए। 0 आवर ऑपरेशन के तहत सभी भारतीय नेता गिरफ्तार कर लिए गए। All the important Indian leader arrested. All the important Indian leader arrested under the 0 hour operation. Under the 0 hour operation by the British government.
बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 0 आवर ऑपरेशन के तहत सभी भारतीय नेताओं को क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी में गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया था, है ना। इसी में जब गांधी को पकड़ा गया तो गांधी को रखा गया आगा खां पैलेस में। लिख लेंगे कि इसी आंदोलन में गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया था। ठीक है, हाँ, आगा खां पैलेस में रखा गया था। ठीक है, क्या घर ही था, घर ही था, जेल वोल नहीं था ये, हाँ जेल नहीं था। ठीक है, हाँ, क्योंकि अब क्या था कि सब लोग जो जहां नेता था ना, बड़ा बड़ा नेता, सबको वहीं से उठा करके बंद कर दिया गया था। तो जरूरी नहीं था कि सब लोग को जेल में रखा गया था, है ना। बस क्या था, जेल का मतलब क्या होता है जी, कि सार्वजनिक दुनिया से आपको अलग कर देना, पब्लिक लाइफ से दूर कर देना, है ना। जेल में क्या है, सब चीज तो मिलता ही है जी। जेल में क्या नहीं मिलता है, खाना पीना रहना, है ना, सब सिक्योरिटी, सब चीज मिलता है। लेकिन बस एक ही चीज होता है कि बाहरी दुनिया से संपर्क खत्म हो जाता है ना। बाहर की दुनिया से आपका कोई भी रिलेशन नहीं रह जाता है। तो उस समय गांधी को पकड़ करके आगा खां पैलेस में बंद कर दिया गया। और जब गांधी को वहां पे रख दिया गया तो गांधी इस बात को जानते थे कि यही तो होने वाला है। जितने बड़े लीडर्स थे सबको पकड़ लिया, क्योंकि अंग्रेज सबको लगा कि आंदोलन करेगा कौन, नेता लोग ना। तो सब नेता को पकड़ के जेल में बंद कर दो, तो सब नेता को पकड़ बंद कर दिया। लेकिन गांधी का दिमाग देखिए, गांधी को पहले से पता था कि होने वाला है। इसलिए गांधी कह दिए थे कि स्वतः स्फूर्त बनो, हमारे भरोसा पे मत रहना कि हम आके आंदोलन करवाएंगे, हमारा तो कल गिरफ्तारी हो जाएगा, हम चले जाएंगे जेल, हमको पता है। इसलिए जो युवा हैं उनको ही अपना लड़ाई इस बार अपने लड़ना है ना। तो इन्होंने युवाओं को प्रोत्साहित किया और युवाओं को कहा कि भाई सेल्फ स्पॉन्टेनियस बनो, स्वतः स्फूर्त बनो और अपने आंदोलन का नेतृत्व स्वयं करो। और साथ में नारा दिया, करो या मरो। ये लिख लिया ना सभी लोग, लिख लेंगे कि इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। डू एंड डाई स्टेटमेंट डिक्लेयर्ड बाय द महात्मा गांधी इन दिस मूवमेंट। डू और डाई डिक्लेरेशन बाय द महात्मा गांधी इन दिस मूवमेंट, करो या मरो। तो इसका सीधा सा मतलब ही है कि या तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करो या फिर शहीद हो जाओ। यही हुआ ना कि या तो भाई अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए और नहीं तो शहीद हो जाइए, दूसरा कोई तो विकल्प था नहीं। तो इसीलिए कहा जा रहा है, या कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि इस समय, ये समय आते आते ऐसा लगता है कि गांधी जी का भी सब्र का बांध टूट गया था। इतना समय से जो गांधी जी मना रहे थे, गांधी जी कह रहे थे सविनय अवज्ञा, भारत, है ना, असहयोग, सत्याग्रह, तो इस सब का भी अपना एक लिमिटेशन होता है, इस सब का भी अपना एक ये होता है ना। और एक समय ऐसा आया कि गांधी को लगा कि नहीं, अब एक समय है जहां पे हमें ये कहना चाहिए कि करो या मरो। और ये कहने का फायदा भी हुआ कि उस समय सारे बड़े लीडर्स तो गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन युवाओं ने बहुत बड़े स्तर पर उत्पात मचाया। और इस मूवमेंट का सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो था ना, वो बिहार में था। सबसे ज्यादा इसका जो इंपैक्ट था वो बिहार में था। और इसी मूवमेंट में बिहार में एक संस्था बनी थी, आजाद दस्ता, है ना। और वो आजाद दस्ता के लोग जो थे वो अंग्रेज सबको बहुत तंग किए थे। लिख लीजिएगा कि इस आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव बिहार में रहा था। इस आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव बिहार में रहा था। ठीक है, और बिहार में आजाद दस्ता का गठन किया गया था। और बिहार में आजाद दस्ता का गठन किया गया था। आजाद दस्ता एस्टैब्लिश्ड इन बिहार इन दिस मूवमेंट।
आजाद दस्ता एस्टैब्लिश्ड इन बिहार इन दिस मूवमेंट। आजाद दस्ता का बिहार में स्थापित किया गया था इसी आंदोलन में, ठीक है। और यह जो आजाद दस्ता यहां पर स्थापित हुआ था, इसका रोल क्या था, इसका मतलब क्या था? तो इसके माध्यम से जो जितने युवा होते थे वो सब लोग इसमें शामिल रहते थे। अंग्रेजी रेलवे पटरियों को उखाड़ना, तार लाइन को डिस्टर्ब कर देना, डाक सेवा को डिस्टर्ब कर देना, मतलब जो भी अंग्रेजी सर्विसेज थी जिससे अंग्रेज सुविधा इधर से उधर पहुंचता था, उन सभी चीजों को डिस्टर्ब किया जाना, पूरी तरीके से हिंसक आंदोलन था ये, है ना। छोटा मोटा कोई हिंसा होता था तो गांधी जी आंदोलन वापस ले लेते थे, है ना। चौरा चौरी वो कांड घटा छोटा सा जगह पर 5 फरवरी 1922 को, है ना। अब पूरा भारत में चल रहा असहयोग आंदोलन गांधी वापस ले लिए। लेकिन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश के अंदर में व्यापक स्तर पर चल रहा था, हिंसा हो रही थी, फिर भी गांधी ने एक बार भी नहीं किया, कहा कि हम आंदोलन को वापस लेते हैं, है ना। जेल में तो घोषणा नहीं कर सकते थे, डिमांड नहीं कर सकते थे, है ना। हाँ बिल्कुल, हाँ, इसलिए मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकल गए, है ना। सीधे बोल दिया स्वतः स्फूर्त, युवाओं को दे दिया, है ना, कि युवा जो है वो समझे और युवा करे। और इस बिहार में जो आजाद दस्ता का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे जयप्रकाश नारायण, है ना। आजाद दस्ता को जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे जयप्रकाश नारायण। हाँ, जेल में, हजारीबाग जेल में बंद थे, है ना। हजारीबाग जेल में बंद थे और दिवाली के दिन भाग के आए थे। अभी पूछा था ये सवाल, बीपीएससी पूछा था, है ना, कि किस पर्व में भागे थे, तो दिवाली में भागे थे, ठीक है। दिवाली के दिन जेल से भागे थे, है ना। तो आजाद दस्ता के नेता जयप्रकाश नारायण थे। आजाद दस्ता के नेता जयप्रकाश नारायण थे। हाँ, तो जयप्रकाश नारायण जो है, और ये लिख लीजिएगा, नोट करिए कि दिवाली के दिन हजारीबाग जेल से भागे थे। क्या पता आप लोगों से पूछ ले, है ना, कि दिवाली के दिन हजारीबाग जेल से भागे थे, ठीक है। हजारीबाग झारखंड में है ना। झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है हजारीबाग, बहुत अच्छा जगह है ना। मैंने कंप्लीटली 2 साल हजारीबाग में क्लास लिया है। ट्राइबल इलाका है ना, ट्राइबल इलाका है, लेकिन एजुकेशन का लेवल बेहतरीन है हजारीबाग में, है ना। हाँ यही थे, यही जयप्रकाश नारायण थे, हाँ यही थे। हाँ आइए देखिए, ये जो जयप्रकाश नारायण जो थे ना, ये जयप्रकाश नारायण जो थे, जयप्रकाश नारायण ये कहां के हैं जी? छपरा के, है ना। छपरा सारण के हैं, और ये जो है सिताब दियारा गांव के हैं, ठीक है। और इसी आंदोलन में सारण जिला को कुख्यात जिला घोषित किया गया था, है ना। लिख लेंगे कि इसी आंदोलन में बिहार के सारण जिला को कुख्यात जिला घोषित किया गया था, अपराधी जिला, क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कुख्यात जिला घोषित किया गया था। इसका रीजन यह था क्योंकि जयप्रकाश नारायण, यही, हाँ, सारण जिला को, जिला सारण है, छपरा जो है वो पुलिस मुख्यालय है, ठीक है। आए? हाँ हम भी छपरे के हैं भाई। आए? क्या इस यही सब इसी तरह, यही जो मूवमेंट चल रहा था उसी मूवमेंट के अंदर इनको पकड़ा गया था, ठीक है। तो जो जहां पकड़ाया उसको वहीं पर बंद कर दिया गया, ठीक है। और ये अपना मौका देख करके, तलाश करके, चारदीवारी फान करके निकल गए, ठीक है। और निकल के आकर के फिर इस मूवमेंट का ये नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। तो ये यहां पर निकले। अब देखिए क्या है, इस मूवमेंट के समय जब ये मूवमेंट चल रहा था तो भारत के कुछ कुछ जगहों पर समानांतर सरकारें बनी थी, है ना। पैरेलल गवर्नमेंट बोलते हैं उसको, है ना, समानांतर सरकार। तो लिख लेंगे नोट करके, इस आंदोलन के समय बलिया में, बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है जी,
बलिया में जीतू पांडे के नेतृत्व में, बलिया में जीतू पांडे के नेतृत्व में जीतू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। बलिया में जीतू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। पार्लर गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड इन बलिया, पार्लर गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड इन बलिया अंडर द लीडरशिप ऑफ जीतू पांडे, अंडर द लीडरशिप ऑफ जीतू पांडे। ठीक है, जीतू पांडे के नेतृत्व में बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। फिर लिखेंगे कि बंगाल के तामलुक में, बंगाल के तामलुक में, तामलुक, 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 बंगाल के तामलुक में भी, बंगाल के तामलुक में भी समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। बंगाल के तामलुक में भी, तामलुक में भी समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी श्रीपाद बनर्जी के द्वारा। श्रीपाद बनर्जी, श्रीपाद बनर्जी, श्रीपाद बनर्जी। हाँ, समानांतर का मतलब यह हुआ कि उसके पार्लर, अंग्रेजी अपना शासन चला रहे थे और उनके शासन समानांतर हम एक चुनौती पेश कर रहे थे कि हम भी आपके समानांतर जो है वो सरकार चला रहे हैं। ठीक है, अंग्रेज के अंदर में नहीं, अंग्रेज के अंदर में नहीं, हम अपने क्षेत्र का शासन कार्य हम स्वयं संभाल रहे हैं, हम स्वयं अपने शासन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से कुछ समानांतर सरकारें स्थापित की गई थी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बलिया में जीतू पांडे के नेतृत्व में, बंगाल के तामलुक में श्रीपाद बनर्जी के नेतृत्व में, और महाराष्ट्र के सतारा में, लिखिएगा, महाराष्ट्र के सतारा में भी, महाराष्ट्र के सतारा में भी समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। महाराष्ट्र के सतारा में भी समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। ठीक है, लिख लिए। हाँ, महाराष्ट्र के सतारा में भी समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी देशराव के द्वारा। हाँ, देशराव लिखेंगे ना पहले, देशराव के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, महाराष्ट्र के सतारा में देशराव के द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। कुछ समय के पश्चात, इसमें लिखेंगे कुछ समय के पश्चात, कुछ समय के पश्चात नेतृत्व देशराव के हाथ से निकलकर, कुछ समय के पश्चात नेतृत्व देशराव के हाथ से निकलकर वाईवी चौहान, वाईवी चौहान, हाँ वाईवी, वाईवी चौहान और नाना पाटिल के हाथों में चली गई। वाईवी चौहान और नाना पाटिल के हाथों में चली गई और सबसे लंबे समय तक, और के हाथों में चली गई और सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक यही सरकार चली थी और सबसे लंबे समय तक
यही सरकार चली थी। है? अंग्रेजों का शासन तो पूरे भारत पे ही था उस टाइम पर, लेकिन कुछ कुछ जगह पर विद्रोहियों ने क्या किया कि लोग अंग्रेजों को भगा दिया और कुछ क्षेत्र का शासन अपने कंट्रोल में ले लिया और बोला कि यहां पर अंग्रेजी शासन का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो जिस जिस जगह पर ये हुआ उसका उसका नाम है। पूरे इंडिया में तो अंग्रेजी रूल कर रहे थे उस टाइम में, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर क्या हुआ कि लोगों को हटा दिया गया, ठीक है, भगा दिया गया, एग्री कोची हो गए, भगा दिया गया मार करके, है ना, लेकिन फिर बाद में सब कब्जा कर लिया, ठीक है। तो सबसे लंबे समय तक चला था, तो इसीलिए वाईवी चौहान और नाना पाटिल को इसका नेतृत्व करता माना जाता है। लेकिन प्रारंभिकली जो इसके लिए लड़ रहे थे वो देश राव थे, लेकिन जो नेतृत्व लंबे समय तक जिनके हाथों में रहा वो वाईवी चौहान और नाना पाटिल थे। फिर नोट करके लिखेंगे कि इसी आंदोलन में रेडियो के माध्यम से गुप्त प्रसारण किया जा रहा था। रेडियो के माध्यम से गुप्त प्रसारण किया जा रहा था। तो ये पूछा जाता है किस आंदोलन में रेडियो की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन में, है ना, रेडियो से गुप्त प्रसारण किया जा रहा था, ठीक है, जिसका प्रारंभिक केंद्र कहां था, नासिक, हाँ, जिसका प्रारंभिक केंद्र नासिक था, इनिशियल सेंटर, जिसका प्रारंभिक केंद्र नासिक था और बाद में कहां हो गया, प्रारंभिक केंद्र नासिक था और बाद में बंबई हो गया। बाद में बंबई हो गया, ठीक है, प्रारंभिक केंद्र नासिक था, बाद में बंबई शिफ्ट कर दिया गया। ओके, तो कहने का मतलब है कि इस मूवमेंट में रेडियो का भी इस्तेमाल किया जा रहा था, साथ ही जो लोग इसके आंदोलनकारी थे वो भूमिगत तरीके से भी आंदोलन कर रहे थे, है ना, मतलब कि छुप करके सुरंग बना करके निकल जाना, कहीं पे भाग जाना। बिहार के जितने लोग थे उस सब लोग जाकर के नेपाल में छिप जाते थे, है ना, कोई दिक्कत होती थी, कोई समस्या होता था तो तुरंत पहुंच जाते थे नेपाल। तो लेकिन क्या है कि मूवमेंट तो चल रहा था और हिंसा खूब हो रही थी, लेकिन इस मूवमेंट से हमें जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो सफलता मिली नहीं, क्योंकि हम मूवमेंट कर रहे थे और हम लोग हिंसा किए, लेकिन वही बात हुई कि जब हम हिंसा करना शुरू कर दिए तो बाद में अंग्रेजों ने भी फोकस होकर के हमारे ऊपर हिंसा करना शुरू कर दिया, है ना। और ये क्लियर बात था कि जब वो हिंसा करेंगे तो हम लोग उतना हमारे पास संसाधन नहीं था उस समय भी कि हम उनको जवाबी कार्रवाई कर सके। तो अंततोगत जबरदस्त हिंसा करके, प्रति हिंसा करके हमारे द्वारा किए जा रहे आंदोलन को दबा दिया और हम लोग बहुत ज्यादा कुछ इस आंदोलन में नहीं कर पाए। लेकिन हां, इतना जरूर था कि हम लोग प्रेशर क्रिएट किए थे, है ना, प्रेशर हम लोग बना दिए थे, लेकिन ये प्रेशर उतना काम नहीं किया था जितना कि काम किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की कमजोर स्थिति। जब 1955 में 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिर गया 6 अगस्त और 9 अगस्त को, तो यह परमाणु बम गिरने के बाद जो इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लग रहा था कि अपना प्रभुत्व स्थापित कर देगा, वो कौन था, तो जापान ही था, क्योंकि जर्मनी तो ऑलरेडी पहले ही नतमस्तक हो चुका था, उसका लीडर खुद को गोली मार के आत्महत्या कर चुका था। तो जो पावरफुल रूप से जो आगे बढ़ रहा था वो आगे बढ़ने वाला कौन था, जापान था, जापान आगे बढ़ रहा था। तो जापान के पास जो है वो आगे बढ़ने की क्षमता थी और वो लगातार आगे बढ़ रहा था, और जापान इतना कॉन्फिडेंस में था कि जापान से मिस्टेक हो गया, गलती हो गई, है ना, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस गाड़ी लड़ा देता है ना, और वही हुआ। जापान से गलती क्या हुई कि जापान से हमला हो गया पर्ल हार्बर पर,
और वहां से जो है वो अंग्रेजी जहाज गुजर रहा था, और सॉरी अमेरिकी जहाज, और उसमें अमेरिकी लोग बैठे हुए थे। और क्या हुआ कि वो लोग हताहत हो गए, वो लोग मर गए। तो अमेरिका जो है सब कुछ बर्दाश्त करता है, लेकिन अपने नागरिकों के साथ बदसलूकी या उसकी हत्या बर्दाश्त नहीं करता है। ये शुरू से उसका इतिहास रहा है। जैसे ही उसके ऊपर यह हमला हुआ, बस अमेरिका ने क्या किया, उसको तो बहाना मिल गया, है ना। अमेरिका देखिए ना फर्स्ट वर्ल्ड वार में शामिल हुआ था और ना सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल हुआ था। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार दोनों में खूब रुपया कमाया हुआ, शुद्ध बनिया का देश है, प्योर बिजनेस करता है ना। किसी का वो अस्थाई मित्र नहीं है। कब किसको चढ़ा के लड़ा देगा, अपने पीछे हट जाएगा, कोई नहीं जानता है। अभी देखिए इसका प्रेजेंट उदाहरण यूक्रेन है। इसका प्रेजेंट उदाहरण यूक्रेन है। यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की को चढ़ा दिया, ये देखो तुम, हम हैं तुम्हारे साथ है ना। रसिया बोलेगा तो हम देख लेंगे, है ना। आई पगला, अपना पास तो बल फोर्स था नहीं, अमेरिका के भरोसे रसिया से युद्ध में लड़ गया। अब देखिए इतना सुंदर खूबसूरत देश यूरोप का यूक्रेन आज तहस नहस हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। क्यों? क्योंकि दूसरे के कहने पर उसने ऐसा किया, अमेरिका के कहने पर किया। यहां से यह भी एक सीख मिलती है कि अगर आपके अपने अंदर खुद में क्षमता हो तभी आपको किसी से उलझना चाहिए, दूसरे के बल पर किसी तीसरे से नहीं उलझना चाहिए। क्योंकि दूसरा आदमी कब बैक फायर कर जाएगा कोई नहीं जानता है। और जब रसिया उपाय करना शुरू कर दिया यूक्रेन का, तो अमेरिका खुल के सामने तो नहीं आया, केवल प्रतिबंध लगा रहा है। अगर है हिम्मत तो उतार दो अपना सैनिक, है ना, उतारना चाहिए ना। लेकिन अपना सैनिक जो है सो नहीं उतार रहा है। थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगा। थर्ड वर्ल्ड वार जो है, थर्ड वर्ल्ड वार होना अब इतना आसान नहीं है। कोई युद्ध करना नहीं चाहता है ना। कोई भी जो है वो युद्ध करना नहीं चाहता है। सब लोग युद्ध से डर रहा है, क्योंकि युद्ध होगा तो सबकी इकोनॉमी बर्बाद होगी। अब सबको डर है अपने अपनी अर्थव्यवस्था से कि एक छोटा मोटा युद्ध हो जाएगा ना, बस हालत खराब हो जाएगा। तो इसलिए कोई अब लड़ना नहीं चाहता। अब क्या होता क्या है, तो अब होता है शीत युद्ध जैसा चीज, कोल्ड वार। प्रेशर क्रिएट होता है कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम बम फेंक देंगे, है ना। हवाबाजी होती है, बिल्कुल होने जाने को कुछ नहीं है। क्योंकि सबको मालूम है कि अगर कोई भी युद्ध में उलझा तो दूसरे का इकोनॉमी प्रभावित होगा। आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है, वैश्वीकरण का युग है, और वैश्वीकरण के युग में एक इकोनॉमी दूसरे की इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। एक आदमी का अगर इकोनॉमी खराब होगा ना, तो दूसरा का अपने आप हो जाएगा। मतलब कोई अपने आप को बचा के नहीं सकता। कोरोना का बीमारी है ना, ये कोरोना का बीमारी है, एक आदमी को होगा, ये सबको हो जाएगा धीरे धीरे, है ना। सबको होता है ना। हम लोग क्या, भी जो महंगाई बढ़ी, किसके वजह से बढ़ी? रूस के युद्ध के कारण है। इसमें एक महत्वपूर्ण कारण है महंगाई बढ़ने का, है ना। क्योंकि क्रूड ऑयल हमारा वहीं से आता है। खाने पीने वाला तेल हम लोग यूक्रेन से मंगाते थे, है ना। देखिए उसका गैस का दाम अगर लगातार बढ़ रहा है, गैस का सबसे बड़ा निर्यातक है रूस, जो गैस बेचता है। तो ये सब चीज जो है, अब वहां पर झगड़ा चलेगा तो माल तो आएगा नहीं जल्दी, तो नहीं आएगा तो जो माल है उसी को लोग खरीदेंगे, परचेज करेंगे, तो मटेरियल क्या हो जाएगा, कम जाएगा, डिमांड बढ़ेगा। तो सीधी सी बात है, इकोनॉमी का सीधा सा रूल है कि प्राइस बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। तो कहीं कोई युद्ध या कोई लड़ाई झगड़ा होगा तो इसका सीधा सा इंपैक्ट अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यह सीधे तौर पर इकोनॉमी को इंपैक्ट करेगा और करता है। ठीक है, तो यहां पर यह जो है यह मूवमेंट तो हो रहा था, और इसी बीच जापान से गलती हुई और अमेरिका को पता था कि अमेरिका जानबूझ के ही किया, अपने स्ट्रेटजी के तहत। अमेरिका भी बहाना खोज रहा था। अमेरिका कभी नहीं चाहते थे कोई भी ताकतवर आदमी, जो पावरफुल आदमी है, वो अपने से नीचे आदमी को सपोर्ट जरूर करता है। वो सपोर्ट करता है कि वो आगे बढ़ जाए, लेकिन वो कभी नहीं चाहता है कि वो उससे ज्यादा आगे बढ़ जाए। वो तब तक आपको सपोर्ट करेगा जब तक कि उसको लगता रहेगा कि आप उससे ये पूछने के लिए आते रहिएगा कि अच्छा भैया बताइए अब आगे क्या करें। मतलब जब तक आप स्वयं आगे बढ़ना नहीं सीख जाते हैं तब तक वो आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन जब लगेगा कि आप अब उससे आगे निकल रहे हैं, वहीं पर क्या करेगा, ब्रेकडाउन कर देगा। अमेरिका को पता चल गया कि अब सामने से अब नेतृत्व अगर हमको करना है तो हमको जापान को डिस्टर्ब, क्योंकि जापान बहुत शक्तिशाली था, बहुत पावरफुल था।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले यही जापान जो है 1904-5 के रूस जापान युद्ध में रूस को हरा दिया था। यही जापान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ही रूस को हरा के बैठल था। तो जापान से पहले ही सबका हालत खराब था। अब अमेरिका को लग रहा था कि अगर जापान शक्तिशाली हो गया तो एशिया पावरफुल हो जाएगा, और जब एशिया पावरफुल हो जाएगा तो हमारा पॉलिटिक्स के बाद कौन सुनेगा। तो बहाना चाहिए था उसको किसी तरीके से इस युद्ध को खत्म करने का और जापान को कंट्रोल करने का। कुछ लोग मरे थे, थोड़ी ना पूरा अमेरिका मर गया था, या अमेरिका पर बम गिरा दिया था जापान ने। कुछ लोग मरे थे, इसका बदला लेने के लिए उसने एटम बम गिरा दिया। सोचिए, परमाणु बम। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है क्या बर्बाद करना चाहते थे जापान को, और जापान को बर्बाद कर दिया। 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा करके पूरा अमेरिका को जो है सो बर्बाद कर दिया, है ना। पूरा अमेरिका जो है सो, पूरा जापान को जो है सो बर्बाद कर दिया, और जापान को बर्बाद कर दिया। ऐसी स्थिति अभी भी जापान में है कि हिरोशिमा और नागासाकी के क्षेत्र में अगर किसी का जन्म होता है तो अपाहिज होता है। आज भी वो सही तरीके से पैदा नहीं हो पाता है, इतना वहां पर उसके जो क्लाइमेट है वो इंपैक्टेड हो चुका है कि। तो कहने का मतलब है कि ये पूरा का पूरा क्या था, जापान को बर्बाद कर देने की साजिश थी, जो कि अमेरिका ने कर दिया। और एक साथ अमेरिका के 2-3 काम हो गए। जो पहले से ब्रिटेन विश्व का नेता बन के घूम रहा था, वो निर्णायक रूप से कमजोर हो गया। जापान जीत करके ताकतवर बनने का उम्मीद था, तो इसको खत्म कर दिया, नेस्तनाबूद करके छोड़ दिया, और लीडर अपने बन गया। अब पूरे विश्व का 1945 के बाद क्या हुआ कि पूरे विश्व में 2 ध्रुव बना, 2 गो पोल बन गया। एक पोल बना अमेरिका के नेतृत्व में, और एक पोल बना सोवियत संघ के नेतृत्व में। आज दोनों मिल करके अब ब्रिटेन को कहा कि अब आप गुलाम बना करके किसी को नहीं रख सकते, धीरे धीरे सबको रिलीज कर दीजिए। तो हम लोग जो स्वतंत्र हुए, वो भारत छोड़ो आंदोलन का इंपैक्ट बहुत कम था। उसमें जो इंपैक्ट था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रिजल्ट में ब्रिटेन अब पहले वाला ब्रिटेन नहीं रह गया था, काफी कमजोर हो चुका था, और अब उसको जबरदस्ती बात मानना पड़ा। किसका? तो अमेरिका का और रशिया का, दोनों ने उसको प्रेशर किया कि भाई अब आप तुम इंडिया को स्वतंत्र करो, और इंडिया को ही क्या, जितना देश को गुलाम बना करके रखो सबको धीरे धीरे रिलीज करो, अब किसी को गुलाम बना करके नहीं रखना है ना। और उसी के प्रेशर के बाद जो है 1946 में ब्रिटेन में चुनाव हुआ। चुनाव के बाद लेबर पार्टी की सरकार बनी, लेबर पार्टी का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली बना, और एटली को प्रेशर बना कि भाई अब धीरे धीरे आप सबको रिलीज कर दिए, और धीरे धीरे करके एटली सबको रिलीज करने का काम शुरू कर दिया। तो खैर, ये भारत छोड़ो आंदोलन का इंपैक्ट इतना बस रहा कि अंग्रेजों पर प्रेशर क्रिएट किए गए थे, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इसका कोई बहुत ज्यादा योगदान नहीं रहा कि हम स्वतंत्र हुए। लेकिन हां, यह कह सकते हैं कि गांधी के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था, जिसमें गांधी प्रारंभिक तौर पे तो थे, लेकिन बाद में पकड़े, जेल में बंद कर दिए गए। इसमें खूब हिंसा हुआ, है ना। अन्यथा गांधी पहले हिंसा का समर्थन नहीं करते थे, और हिंसा वाले आंदोलन को नेतृत्व नहीं करते थे। लेकिन यहां पर वही स्वतः स्फूर्त वोट दे करके और चल दिए गांधी अपना जेल में, और यहां पर हो गया पूरा का पूरा जो है सो हंगामा, प्रेशर क्रिएट हुआ, और उसके कुछ ही समय पश्चात जो है वो इंडिया स्वतंत्र भी हुआ, है ना। हालांकि खैर, ये सब जो मूवमेंट हम लोग देख रहे थे, ये सब मूवमेंट में मुख्य आदमी जो थे वो गांधी थे। गांधी का किरदार इंपॉर्टेंट था कि गांधी ने कहां कहां पर क्या क्या चीजें की है। तो गांधीवादी आंदोलनों ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, लेकिन एक तरफ भारत में गांधीवादी आंदोलन हो रहा था, तो वहीं दूसरे तरफ भारत में जो है वो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहा था। क्रांतिकारी आंदोलन भले ही अंतिम समय तक नहीं बना रहा, लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन ने भी बड़े स्तर पर अंग्रेजों पर प्रेशर क्रिएट किया, और उसका रिजल्ट रहा कि अंग्रेज मतलब 1947 तक भारत को छोड़ करके चले गए। तो एक तरफ गांधीवादी आंदोलन चल रहा था, उसके जस्ट पैरेलल समानांतर एक और आंदोलन देश में चल रहा था, वो था क्रांतिकारी आंदोलन। तो अब अगला हेडिंग बनाएंगे क्रांतिकारी आंदोलन, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स। क्या? उनके सारे कंट्रोल को हटा दिया गया था। वहां पर जिस प्रकार से चीजें हुई थी, आंदोलनकारियों ने सब उनके हाथ से छीन लिया था कुछ समय के लिए। पूरा का पूरा कंट्रोल भारतीयों के हाथों में था। ठीक है, चलिए, क्रांतिकारी आंदोलन।
क्या क्या क्या? हाँ, देखिए बेसिकली क्या है, गांधी और सुभाष चंद्र बोस का आइडियोलॉजी मैच नहीं करता था, है ना। और ये बहुत बार ऐसा तरह का सवाल पूछा था, हालांकि जैसे कि आईएएस मेंस में आप देखेंगे तो हर साल ये पूछा जा रहा है आजकल कि गांधी और सुभाष चंद्र बोस के विचारों की मतभिन्नता को बताए, है ना। क्या मतभिन्नता था? गांधी जो थे उनका मतलब हर चीज में गांधी थोड़ा आदर्शवाद को लेकर के आगे बढ़ते थे, मतलब कि आइडियलिस्टिक आदमी थे गांधी उदार बात करते थे और आदर्शवादी बात करते थे। सुभाष चंद्र बोस भी उदारवादी थे लेकिन आदर्शवादी नहीं थे, क्रांतिकारी प्रवृत्ति के थे थोड़ा। और इनको था कि भाई किसी तरीके से, मतलब गांधी जी का स्टेटमेंट था, गांधी जी का विचारधारा था कि अगर कोई हमारे साथ बुरा भी कर रहा है तो हम अच्छाई से उसको जीतेंगे, ये गांधी कहते थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि नहीं, हमें जो अच्छाई कर रहा है उसके साथ हम अच्छाई करेंगे, आज जो बुराई कर रहा है या जो बुरा कर रहा है उसके साथ हम बुरा ट्रीटमेंट करेंगे। गांधी कहते थे कि इस प्रकार के विचारधारा से अगर आप स्वराज्य को प्राप्त कर भी लेते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है। गांधी का कहना था कि साध्य और साधन दोनों पवित्र होना चाहिए, है ना। साध्य का मतलब है लक्ष्य, है ना, साध्य का मतलब है लक्ष्य, और साधन का मतलब है वहां तक पहुंचने का रास्ता, है ना। तो जैसे कि मान लीजिए कि अब एग्जाम पास करना ये हमारा लक्ष्य है, ठीक है, तो साध्य तो पवित्र है कि एग्जाम पास करना है, लेकिन अब इसके लिए क्या क्या रास्ता है? तो एक तो रास्ता है कि भाई एग्जाम पास करिए, है ना, एग्जाम दीजिए और पास कर जाइए, तो क्या है, रास्ता भी ठीक है। लेकिन इसी में कुछ आदमी हो सकता है कि नहीं भाई देखिए कौन और उपाय है क्या पास करने का, है ना, कोई और उपाय है, कहीं कहीं उनसे बात हो जाए, कहीं कोई सिस्टम हो ऐसा। तो अब क्या है कि लक्ष्य तो ठीक है कि हमको एग्जाम पास करना है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता अगर गलत अख्तियार कर लिया तो साधन अपवित्र हो गया, साधन जो है वो गलत हो गया। तो गांधी वही कहते थे कि साध्य और साधन दोनों पवित्र होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि साध्य पवित्र होना चाहिए, साधन कुछ भी हो सकता है ना। अब देखिए, अब लेकिन अब वो भ्रष्टाचार का बात नहीं कर रहे थे, उनका कहना था कि अंग्रेज जिस भाषा में समझेंगे उनको उस भाषा में समझाएंगे, है ना। अगर वो रिवोल्यूशन चाहते हैं, अगर वो क्रांति चाहते हैं तो क्रांति करेंगे, और अगर वो आराम से चाहते हैं स्वराज वापस दे देना तो हम आराम से ले लेंगे। तो गांधी जो थे वो थोड़ा आदर्शवादी टाइप के आदमी थे, सुभाष चंद्र बोस रियलिस्टिक आदमी थे, मतलब कि वो वास्तविक चीजों के बारे में बात करते थे। इसी वजह से दोनों के बीच मतभेद होता रहता था। मतभेद तो 1929 से ही सामने दिख रहा था, है ना। 29 में ही सुभाष चंद्र बोस और नेहरू का तो गंभीर झगड़ा हुआ था गांधी के साथ और मोतीलाल नेहरू के साथ। जब बना था नेहरू रिपोर्ट तो वहां पर दोनों लोग डोमिनियन का डिमांड कर रहा था लोग, ना सुभाष चंद्र बोस इससे खुश थे, ना नेहरू जी खुश थे। नेहरू जी भी नहीं कह रहे थे कि डोमिनियन चाहिए और सुभाष चंद्र बोस भी नहीं कह रहे थे कि डोमिनियन चाहिए। तो मामला वहीं से गंभीर चल रहा था, आइडियोलॉजी जो है वो मैच नहीं कर रहा था। क्या सेकेंड वर्ल्ड वार का कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंस नहीं था, हाँ। लेकिन नेहरू जी जो थे, सुभाष चंद्र बोस जो थे, उनका मानना था कि दुश्मन का दुश्मन का मित्र होता है, दुश्मन का मित्र होता है। तो सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि ब्रिटेन जर्मनी से लड़ रहा है तो ब्रिटेन का जर्मनी दुश्मन हुआ, हमारा भी दुश्मन कौन है? ब्रिटेन है। तो अब ब्रिटेन का दुश्मन अगर जर्मनी है और ब्रिटेन हमारा भी दुश्मन है तो हम और जर्मनी मित्र हो सकते हैं। तो हम और अगर जर्मनी मित्र हो जाएंगे तो दोनों मिलकर के प्रेशर क्रिएट करेंगे ना। तो गांधी यही बतवा नहीं चाहते थे। गांधी कहते कि नहीं, जर्मनी जापान जो है वो भले ब्रिटेन का शत्रु है, वो अलग मुद्दा है, लेकिन वो दोनों जो है उसका आइडियोलॉजी और उसका जो सिस्टम है वो ठीक नहीं, इसलिए हम उससे मदद नहीं ले सकते हैं। तो एक ये भी मुद्दा था जो आइडियोलॉजिकल मैच नहीं कर रहा था। सुभाष चंद्र बोस कह रहे थे कि हम समर्थन लेंगे और लिए भी थे। सुभाष चंद्र बोस का आगे सुभाष चंद्र बोस पढ़ाएंगे क्रांतिकारी आंदोलन में। तो सुभाष चंद्र बोस जब 1939 में यहां से छोड़ के चले गए, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए और फिर चले गए विदेश, तो विदेश जाके जर्मनी और जापान का खूब सहयोग लिए थे और उसके सहयोग से वो प्रेशर क्रिएट भी किए थे अंग्रेजों पर। तो इस बात को गांधी नहीं चाहते थे। लेकिन आप देखिए क्या कहते हैं कि दो बड़े लोग अगर दुश्मन भी होना तो दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। भले ही आइडियोलॉजी के बेसिस पर सुभाष चंद्र बोस और गांधी एक दूसरे के आइडियोलॉजी को नहीं मानते थे, दोनों के आपसी मतभेद थे लेकिन मनभेद नहीं था, दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे। तो जब स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप पर झंडा फहराया सुभाष चंद्र बोस ने, तो उन्होंने आशीर्वाद मांगा था वहीं से गांधी जी से, है ना, कि हमें उनसे आशीर्वाद चाहिए
और गांधी जी ने पूरा समर्थन भी किया था इंडिया में रहते हुए सुभाष चंद्र बोस का। तो ये अगर दो बड़े लोग अगर लड़ते हैं ना, तो अपना डिग्निटी का भी ख्याल रखते हैं, है ना, कि भाई सामने वाला जो व्यक्ति है उसकी क्या डिग्निटी है, उस डिग्निटी के हिसाब से वहां पर बिहेव करते हैं। तो उसी प्रकार से जो है वो एक तरफ गांधीवादी आंदोलन चल रहा था, तो दूसरी तरफ जो था वो क्या चल रहा था, तो क्रांतिकारी आंदोलन। तो अब एक हेडिंग बनाएंगे, क्रांतिकारी आंदोलन, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, कि इंडिया में क्रांतिकारी आंदोलन किस प्रकार से हुआ और कैसे लेकर के उसको आगे बढ़ा गया। तो भारत के बहुत सारे राज्यों में जो है वो क्रांतिकारी मूवमेंट्स चल रहे थे, लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन के लिए जो दो फेमस प्लेस था वो था बंगाल और महाराष्ट्र, है ना। लिख लेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, ठीक है। क्रांतिकारी आंदोलन, इसकी शुरुआत जो है मुख्य तौर पे मानी जाती है बंगाल से, है ना। महाराष्ट्र में भी आएंगे, ठीक है। हाँ, वो सब बिहार स्पेशल के अंतर्गत देखेंगे, ठीक है, कि बिहार में क्या हुआ था नहीं हुआ था, ठीक है। बिहार का कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने किया, जो जयप्रकाश नारायण था, क्योंकि वो नेतृत्वकारी भूमिका में रहे थे इसलिए, ठीक है। क्या, हाँ, उषा मेहता थी, अलबराद प्रिंटर थे, ये सब लोग जो थे वो चला रहे थे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि क्रांतिकारी ये रेडियो का प्रयोग 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर में हुआ था, ठीक है। क्या नाम, देखिए पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है ना, लेकिन देखिए उषा मेहता, अलबराद प्रिंटर, ये सब लोग थे इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अब देखिए, अब एक ही चीज है हिस्ट्री, एक ही चीज है पॉलिटी, एक ही चीज, और इससे क्या है कि इससे अब यूपीएससी में भी सवाल बनता है, इससे बीपीएससी में भी सवाल बनता है, इससे दरोगा में भी सवाल बनता है, इससे बिहार पुलिस में भी सवाल बनता है, और अब शिक्षक में भी बनेगा, है ना। तो अब मामला यह है कि किसके लिए कितना पढ़ना है ना। अब किसके लिए कितना पढ़ना है और कहां तक जाना है ना। तो ये जो है सो आपको इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आपके पास समय कम है ना। तो आपके पास ऐसा नहीं कि अब जैसे यूपीएससी है या पीसीएस है, इसका फिक्स होता है कैलेंडर कि भाई साल भर में एक बार एग्जाम होगा, पीटी मेंस, तो उसके हिसाब से आप अपना तैयारी करते हैं। यहां कुछ आपका फिक्स नहीं है। आप देखिए कि 3 महीना का आपका समय मिला, और इस 3 महीने के अंदर आपको इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ना है। ये देखिए, ये मतलब आपके तौर ऊपर तो ये चुनौती है ही, ये हम लोगों के ऊपर भी चुनौती है, ये सबके लिए चुनौती है ना। इसको क्लियर समझिए कि आपके लिए चुनौती है, ये हम लोग के लिए भी चुनौती है कि भाई सिलेक्टिविज्म पे जा करके और सारा इंपॉर्टेंट चीज आपको इतने ही दिन में करा देना है ना, कि और कुछ छूटे नहीं, है ना। तो यह जो चीज है वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको थोड़ा सिलेक्टिविज्म पर जाना पड़ेगा, है ना। और इसलिए करें कि जो क्लास नोट्स है, उसके बाद जो आपको नोट्स मिलेगा वो, और इसके अलावा एक आपका प्रैक्टिस सेट, इन 3 चीज को मिलाकर के आपको लेके आगे चलना होगा, ठीक है। और इन 3 चीज को अगर ठीक तरीके से आप काम कर लीजिएगा तो आपका कहीं से कोई दिक्कत या कोई समस्या नहीं होगी। अगर इन 3 चीजों पर कमांड कर लिया तो कोई खास दिक्कत या समस्या आपको नहीं होगा। तो क्रांतिकारी आंदोलन में हम लोग पहले देखेंगे बंगाल, ठीक है, बंगाल, ठीक है। हाँ, क्रांतिकारी आंदोलन, आप लिखेंगे बंगाल, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, ठीक है, और लिखेंगे बंगाल। लेंगे कि क्रांतिकारी विचारधारा के लोग, क्रांतिकारी विचारधारा के लोग बम और पिस्तौल की नीति में विश्वास करते थे। क्रांतिकारी विचारधारा के लोग है ना, बम और पिस्तौल की नीति में विश्वास करते थे। बम और पिस्तौल की नीति में विश्वास करते थे।
ठीक है, मतलब कि जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स करने वाले लोग थे वो गांधी जी वाला असहयोग, सविनय अवज्ञा में विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, उपाय करना पड़ेगा सीधे, है ना। तो वो कहते थे कि भाई काम हम कर सकते हैं क्या, तो बम और पिस्तौल का उपयोग कर सकते हैं ना, बम मारिए, गोली चलाइए और चला करके तुरंत जो है रिजल्ट हासिल कर लीजिए, है ना। तो ये जो थे वो मुख्य तौर पर ये लोग कहते थे। फिर एक लाइन लिखेंगे इसमें कि इनका उद्देश्य था शक्ति के सहारे, ठीक है, क्या लिखे हैं स्लेट, ठीक है। देखिए इस सब आज ऑनलाइन वाला सब आज कमेंट नहीं पढ़ेगा सर, पार्शलिटी कर रहे हैं पगला, हम कल पार्शलिटी करेंगे। सब लोग का देख रहे हैं कमेंट, ठीक है, अभी लिखा रहे बढ़िया, कोई क्वेश्चन उस तरह का किसी का आया नहीं है ना, ठीक है। आए क्या पार्शलिटी क्लास में भी होता है क्या चीज, आए बोलिए, खोल के बोलो भाई, ऐसे तुम कहेगा तो सब सोचेगा कौची बात कह रहा है, आए क्या, बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा इंग्लिश में नहीं बोलते हैं भाई, देखिए 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 देखिए, कोई प्रॉब्लम, तो जब मुझे ध्यान रहता है मैं बोल ही देता हूं, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि अब एक आप ही विद्यार्थियों को लगता है कि है शायद, है ना, अभी है ना, हाँ हाँ। और एक मिनट और एक और स्टूडेंट है जो कंप्लीट इंग्लिश में लिखती है, उनका नोट्स मैंने देखा था कल, आपका है ना, और अपने आप वो ट्रांसलेट कर लेती हैं। ये होता है इंग्लिश मीडियम, है ना, हाँ क्या, देखिए ये नहीं जो नहीं होता वो पूछ लीजिए ना। देखिए क्या है वो मेरे कराने में, देखिए अगर नंबर्स रहेगा ना तो देखिए, अब एक ही लाइन को आप भी समझते हैं कि अगर एक हिंदी अलग बोलना पड़ता है, इंग्लिश अलग बोलना पड़ता है, ठीक है, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस भी होता है ना, तो इसलिए थोड़ा उसमें समय भी ज्यादा लगता है। लेकिन जहां पर आपको लगे तो आपको बोल लेना है, पूछ लेना है, मैं बोल दूंगा, ठीक ना, ओके। और देखिए सुन लीजिए, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, है ना, हालांकि आप लोग के एग्जाम में तो मीडियम का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, आप लोग के एग्जाम में मीडियम का कोई इशू नहीं है। मीडियम का इशू से अन्य एग्जामों में होता है जहां पे मेंस लिखना होता है ना। तो अगर इंग्लिश मीडियम है मेरा या मेरा हिंदी मीडियम है, तो ऐसा होना चाहिए कि हम आसानी से उसको क्या कर ले, ट्रांसलेट कर ले, है ना, समझ ले। तभी क्या होता है, तभी होता है वो प्रॉपर मीडियम, है ना। और अगर वो नहीं होता है तो जैसे कि मैंने देखा था, क्या नाम है आपका, भव्या, उनका नोट्स मैंने देखा था, है ना, तो वो कंप्लीटली इंग्लिश का नोट्स है उनका ना, कंप्लीट लिख लेती है, तो ट्रांसलेट कर लेती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, कल शायद आपने दिखाया था अपना नोट्स, है ना, तो क्या है, और ऐसे में अगर किसी को कोई दिक्कत होता है, कोई वर्ड्स अगर नहीं समझ, तो आप उसी समय रोक लीजिए, पूछ लीजिए, मैं बता के आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। सब लोगों को साथ लेके चलना है। अब बाकी इधर का तो है, तो ही है ना, है देखिए, देखिए क्या पूछ, अलकार सर आपका उम्र क्या है, ये सब कौन यो पूछेगा का जी, हाय हाय, ये जो है, हाय, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, है ना, हाँ क्या चीज नहीं, देखिए क्या है, देखिए पहला बात तो है ना, देखिए पहला बात तो ये है कि ये सब चीज पूछना नहीं चाहिए, है ना, ठीक है, ठीक, लेकिन देखिए नहीं चलिए, हाँ चलिए, देखिए क्या है कि पहला बात तो यह है कि अभी अगर मैं आपको बता देता हूं, है ना, कुछ लोग डायलेमा होगा तो, कि यूपीएससी का जो है ना जनरल कैटेगरी 32 साल तक अपना एग्जाम दे सकती है, ठीक है। अब मेरा अभी बचा हुआ है,
ठीक है। अब मेरा जो है अभी जो है वो 4-5 अटेम्प्ट बचा हुआ है, ठीक है। अभी तक केवल मैंने 2 अटेम्प्ट लिया है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखिए, है ना, कि क्या है, ठीक है। और अभी रिसेंटली जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है 2012 में मेरा मैट्रिकुलेशन हुआ है, 2014 में इंटर हुआ है, 2017 में जो है सो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और 19 के अंदर जाके पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो देखिए, ये देखिए एग्रीग्रेट जो है सो इधर निकल गया जी, है ना। खैर आइए, तो बम पिस्तौल की जो नीति है, क्रांतिकारी लोग, है ना, क्रांतिकारी लोग जो है, क्रांतिकारी लोग बम पिस्तौल की नीति से विश्वास करते थे, ठीक है। बम पिस्तौल की नीति में जो है वो क्रांतिकारी लोग विश्वास करते थे और इनका मानना था कि शक्ति का भय दिखलाकर हम स्वशासन छीन लेंगे, है ना। इनका ऑब्जेक्टिव था कि हम शक्ति का भय दिखा करके क्या करेंगे, है ना, कि ये कर लेंगे, ठीक है। मतलब शक्ति का भय दिखाकर स्वशासन छीन लेंगे, है ना। जो सेल्फ रूल है, हाँ स्वशासन, अरे भाई प्राप्त कर लेंगे चाहे छीन लेंगे, बात एक ही है ना। ये आप लोग भी समझ, ठीक है। सेंटेंस अगर कोई है, अगर मैं 2 बार बोलूंगा 3 में हो सकता है कि लाइन अलग अलग हो, लेकिन मतलब एक ही निकलेगा, है ना। तो इसलिए आप मीनिंग पर ध्यान दें, शब्द पर नहीं, कि शब्द क्या है और नहीं है, ठीक है। तो इनका ऑब्जेक्टिव यह था कि हम क्या करेंगे, तो शक्ति का भय दिखाएंगे और शक्ति का भय दिखा करके हम लोग क्या कर लेंगे, है ना, पावर का फियर पैदा करेंगे। अब पावर का फियर पैदा करके क्या कर लेंगे, तो स्वशासन जो है सेल्फ रूल, उसको हम छीन लेंगे। यही इनका विश्वास था। तो एक तरफ तो गांधीवादी नीति थी, जिसमें गांधी कहते थे कि हम शक्ति नहीं दिखा सकते, शक्ति को के बल पर हम जीत नहीं सकते हैं। लेकिन दूसरे तरफ ये क्रांतिकारी लोग थे जो ये कहते थे कि नहीं, हम लोग जो है सो शक्ति दिखा करके अपना स्वशासन प्राप्त कर सकते हैं। तो बेसिकली जो है इसकी जो बयार बही थी, जहां ये शुरू हुई, तो माना जाता है कि बंगाल के क्षेत्रों से। हालांकि महाराष्ट्र का रोल भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था। तो पहले हम लोग बंगाल देखेंगे, उसके बाद फिर महाराष्ट्र देखेंगे। तो लिखेंगे बंगाल, लिख लिया ना, तो लिखेंगे हाँ सब ये तो हो गया कि एक कंप्लीटली जो है क्रांतिकारियों का उद्देश्य हो गया, है ना। ये चाहे बंगाल के हो चाहे वो कहीं भी जो क्रांतिकारी होगा वो क्या कहेगा, वो थोड़ी ना कहेगा कि हाथ जोड़ कर आधा लेंगे। क्रांतिकारियों का ऑब्जेक्टिव ही था बम और पिस्तौल, ठीक है। और यही था कि शक्ति का भय दिखाकर स्वशासन प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। लिखेंगे कि क्रांतिकारी विचारधारा के सर्वाधिक समर्थक बंगाल में थे। क्रांतिकारी विचारधारा के सर्वाधिक समर्थक बंगाल में थे। उद्देश्य लिखा दिए हैं, एक लाइन का उद्देश्य था, ठीक है। क्रांतिकारी विचारधारा के सर्वाधिक समर्थक बंगाल में थे, ठीक है। क्रांतिकारी विचारधारा के सर्वाधिक समर्थक, क्रांतिकारी विचारधारा के सर्वाधिक समर्थक बंगाल में से। बंगाल को क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र कहा जा सकता है। बंगाल को क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र कहा जा सकता है, ठीक है, ओके। बंगाल को क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र कहा जा सकता है, ठीक है, या केंद्र माना जा सकता है, ठीक है, सेंटर माना जा सकता है, क्योंकि जो भी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हुए वो बंगाल के माध्यम से शुरू हुए थे, ठीक है। लेंगे कि बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को, बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को पारिंदर कुमार घोष, पारिंदर कुमार घोष, बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को बारिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त, बारिंदर कुमार घोष, बारिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त, बारिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को
बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने फैलाया। ठीक है, क्रांतिकारी विचारधारा को बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने फैलाया। ब्रैकेट में लिख लेंगे कि जो भूपेंद्र दत्त विवेकानंद के भाई थे, लिख लेंगे विवेकानंद के भाई। हां, भूपेंद्र दत्त विवेकानंद के भाई। कौन कहता है कि विवेकानंद शांति प्रिय थे? हैं? विवेकानंद का जो व्यक्तित्व था, जब भाषण दिए थे शिकागो में 1893 में धर्म संसद में, तो पूरा क्रांतिकारी भाषण था, है ना, जिसमें भारतीय संस्कृति को उन्होंने बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट किया था शिकागो में, है ना। सबको बताया था कि भारत की संस्कृति को जो लोग मजाक बनाते थे उनको नतमस्तक कर दिया था विवेकानंद ने अपने क्रांतिकारी भाषण से। प्रोसीड। क्या क्या बारिंद्र कुमार घोष के भी को भाई थे, लेकिन यहां पर भूपेंद्र दत्त इसलिए मैंने कह दिया भाई क्योंकि विवेकानंद प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, तो विवेकानंद से पूछा जा सकता है ना। विवेकानंद बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है। नेक्स्ट लिखेंगे आगे कि 1902 में कलकत्ता में 1902 में कलकत्ता में 1902 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति का गठन 1902 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति का गठन बारिंदर कुमार घोष, जतेंद्रनाथ बनर्जी, बारिंदर कुमार घोष, जतेंद्रनाथ बनर्जी एवं प्रमोथ मित्तर के द्वारा किया गया था। 1902 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति का गठन बारिंदर कुमार घोष, ठीक है, जतेंद्रनाथ बनर्जी एवं प्रमोद मित्तर के द्वारा किया गया था। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे नोट करके लिखेंगे कि ढाका की अनुशीलन समिति, ये देखिए ये जो अनुशीलन समिति कलकत्ता की है जी, ये जो अभी आपने लिखा कहां की है? कलकत्ता की। और एक और समिति बनी थी अनुशीलन समिति, वो ढाका में बनी थी। लिखेंगे कि ढाका की अनुशीलन समिति का गठन पुलीन दास ने किया था। ढाका की अनुशीलन समिति का गठन पुलीन दास ने किया था 1902 ईस्वी में ही। पुलीन दास ने किया था। ठीक है, ढाका में जो 1902 में ही, ठीक है, कलकत्ता में किया था बारिंद्र कुमार घोष, जतेंद्रनाथ बनर्जी और प्रमोद मित्तर ने, और ढाका में किया था पुलीन दास ने। ठीक है, ओके, 1902 में ही। ठीक है, क्या यहां पर बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था, लेकिन अनुशीलन समिति के मीटिंग में 1903 में दिया गया था। ठीक है, अनुशीलन समिति की जब मीटिंग हुई थी तो वहां पर उन्होंने कहा था कि भाई जिस भी प्रकार से विचार किया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा, जिस प्रकार का व्यवहार अंग्रेज करेंगे उस प्रकार का व्यवहार हमारे द्वारा भी किया जाएगा। ये क्रांतिकारी लोगों का आदर्श वाक्य था, ये विचार था, जिसमें वो बम पिस्तौल की नीति के बारे में बात करते थे और कंप्लीटली जो है वो हिंसा की बात करते थे। इस समय ये सब जब हो रहा था तो गांधी जी का सबसे मतलब नहीं था। गांधी जी अपना अभी साउथ अफ्रीका में थे, है ना, साउथ अफ्रीका में अपना वो अभी शांति और हिंसा का पाठ पढ़ा रहे थे। नेक्स्ट लिखेंगे क्या? अभी दो को लिखे ना भाई, लिखिए ना, आगे बढ़िए, पहले लिखेगा। नेक्स्ट लिखेंगे कि बंगाल की प्रथम गुप्त क्रांतिकारी संस्थाएं थी। ये सभी बंगाल के प्रथम गुप्त क्रांतिकारी संस्थाएं थी। ये सब बंगाल की प्रथम गुप्त क्रांतिकारी संस्थाएं थी। गुप्त मतलब कि छुपा हुआ, चर्चा में नहीं रहता था, लोगों को बताया नहीं जाता था। हाँ, गुप्त था, मतलब कि बताया नहीं, क्योंकि
पता चल रहा तो अंग्रेज सब छापा मारता था, पकड़ने का कोशिश करता था। फिर नोट करके लिखेंगे कि 1905 ईस्वी में बारिंदर कुमार घोष ने 1905 ईस्वी में बारिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तक लिखा था। 1905 में बारिंदर कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तक लिखा था। हाँ, भवानी मंदिर। अब इंग्लिश ट्रांसलेट करते करते भवानी टेम्पल मत लिख लीजिएगा, ठीक ना, गड़बड़ हो जाएगा मामला। हाँ हाँ, और कभी होता ना कि ट्रांसलेट करने के चक्कर में नामों को आदमी ट्रांसलेट कर देता है ना। भवानी मंदिर, ठीक है, भवानी मंदिर नामक पुस्तक लिखा था, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि भवानी मंदिर पुस्तक किस प्रकार की पुस्तक थी, तो क्रांतिकारी पुस्तक थी, है ना, क्योंकि क्रांतिकारी आदमी ने लिखा था, तो क्रांतिकारी विचारधारा लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे कि युगांतर और संध्या, युगांतर, हाँ अगला पॉइंट लेंगे कि युगांतर और संध्या, युगांतर और संध्या बंगाल की, युगांतर बंगाल की, युगांतर और संध्या बंगाल की क्रांतिकारी पत्रिकाएं थी। युगांतर और संध्या बंगाल की क्रांतिकारी पत्रिकाएं थी। युगांतर और संध्या बंगाल की क्रांतिकारी पत्रिकाएं थी, मतलब इसमें क्रांतिकारी आइडियोलॉजियों का प्रचार प्रसार किया जाता था, ठीक है। क्रांतिकारी जितनी आइडियोलॉजी होती थी, विचार होती थी, इसको बांटा जाता था, युवा इसको पढ़ते थे, अब पढ़ के क्रांति करने के लिए क्या होते थे, उत्साहित होते थे। कहते हैं ना, देखिए एक्चुअल में पावर जो होता है वो विचार में होता है ना। कहा जाता है, विश्व इतिहास के एक राइटर हैं पटना यूनिवर्सिटी के दीनानाथ वर्मा, है ना, उनकी किताब आती है, विश्व इतिहास की किताब आती है पतली सी, उसमें वो लिखते हैं कि फ्रांस में अगर दिदरो ना होता, वाल्टेयर ना होता, रूसो ना होता, मॉन्टेस्क्यू ना होता, तो फ्रांस में क्रांति ना होती। अभी सब कौन आदमी था भाई, रूसो, दिदरो, मॉन्टेस्क्यू, वाल्टेयर, इस सब का सब जो था वो लेखक था, राइटर था, है ना, ये सब फिलोसोफर था, ये सब लिखता था, फिलोसफी लिखता था, है ना। और ये लोग के लेखन शैली में इतना पावर था कि आदमी सब क्रांति कर दिया। तो व्यवस्था चाहे कितनी भी भ्रष्ट क्यों ना हो जाए, कितनी भी खराब क्यों ना हो जाए, क्रांति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि क्रांति को बताने वाला आदमी सामने ना हो जाए, जब तक कि लोगों को ये समझा ना दिया जाए कि आपके साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है ना। तो ये सब रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वाल्टियर, ये सब क्या करता था, ये सब लिखता था, और इतना लिखता था कि वहां का आदमी सब इसको पढ़ पढ़ के पागल हो गया, है ना, और सोचा कि भाई अब क्रांति करना ही है। फ्रांस का जो राजा था लुई 16वां, उसके समय में क्रांति हुई थी, तो उसकी एक पत्नी थी, उसका नाम था, क्या नाम था उसकी पत्नी का, हाँ कौन, बोलिए बोलिए, मैरी एंतवानेत, मैरी एंतवानेत, उसकी पत्नी का नाम था मैरी एंतवानेत। इतिहास, यही दीनानाथ वर्मा इतिहासकार जो है वो लिखते हैं, कहते हैं कि लुई 16वां की पत्नी अगर अपना समय सजने संवरने में ज्यादा बिताती तो संभव था कि फ्रांस की क्रांति थोड़ी विलंब से होती। तो वो सजती संवरती कम थी, तैयार कम होती थी, राजनीति में ज्यादा भाग लेती थी, है ना, और उसके भाग की वजह से सब हुआ। कहता है कि एक बार फ्रांस के लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, हाथ में तख्तियां लेके घूम रहे थे कि रोटी दो, रोटी दो, रोटी दो का नारा लगाते थे। ये मैडम क्या की, चढ़ गई छत पर, और छत पर चढ़ के माइक लगा लिया, बोली कि रोटी नहीं मिलता है तो आप लोग केक काहे नहीं खा लेते हैं। इसको मालूम ही नहीं था कि केक रोटी से महंगा होता है ना। और आदमी सब समझ गया कि देखिए इतना महान महारानी हम लोग को मिली हुई है
कि देश का तहस नहस संभव है। और वही 1789 में फ्रांस का क्रांति हो गया। 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उसका रीजन लुई सोलहवां के साथ साथ उसकी पत्नी मैरी एंटवानेट भी थी, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आता था कि उसको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। और इस चक्कर में बहुत सारा नया नया आदमी सबको अपना फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था, है ना। तो वो बनाता था वित्त मंत्री ईमानदार आदमी को, और जितना चुट्टा सब था, चोरवा सब, वो सब जाके क्या करता था, इससे मैडम से पैरवी कराता था कि मैडम हमरा पैरवी कर दीजिए, हमको बना दीजिए। और बेचारा लुई सोलहवां ठीक आदमी था, लेकिन उसका विवाह हो गया गड़बड़ आदमी के साथ, ये दिक्कत था, है ना। अब वो सोचता था कि हम ठीक कर दे, और उसको ठीक करने के चक्कर में क्या होता था कि शाम को फिर दूसरा आदमी आ जाता था, और वो अपने मैडम का बात काट नहीं पाता था। इस चक्कर में भ्रष्ट से भ्रष्ट आदमी बन गया वित्त मंत्री। अब भ्रष्ट आदमी के वित्त मंत्री बनने के वजह से फ्रांस की व्यवस्था एकदम खराब हो गई, और फिर फ्रांस में क्रांति हो गई, है ना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ था। उन सभी चीजों के पीछे ये सब कुछ महत्वपूर्ण रीजंस रहे थे। खैर, नेक्स्ट लिखेंगे कि बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन इसलिए मोदी जी छोड़ दिए। कौन कह रहा है जी? जिनका नहीं हो रहा उनसे तो जाके पूछिएगा, आप लोग बताएंगे, है ना। कहते हैं ना कि इसके संबंध में देखिए, ये इसके बारे में लोग कहते हैं कि जिनका हो गया वो लोग को थोड़ा दिक्कत होता है, और जिनको नहीं हुआ उनको बहुत दिक्कत होता है ना। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा बहुत दिक्कत झेल कर जीवन निकाल ले ठीक ठाक से, है ना। हाँ, तो ये कहा जाता है। तो इसलिए इसमें अच्छा है कि भाई अनुभव ले ले, है ना, अन्यथा तमाम तरह की समस्या होगी। और अभी तो एक नया कंसेप्ट, है ना, अभी एक नया कंसेप्ट देश में आ रहा है, फॉरेन में तो आ ही चुका है, स्व विवाह का कंसेप्ट, है ना, जो सेल्फ मैरिज मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है अभी, कि इंडिया में इसको परमिट किया जाए कि नहीं परमिट किया जाए, है ना। बहुत से लोग अब चाह रहे हैं कि भाई अब हमको किसी और से मैरिज नहीं करना है, अगर मैरिज करना इतना ही जरूरी है तो सेल्फ मैरिज कर लेते हैं, है ना, अपने से कर लेते हैं, माता पिता को सर्टिफिकेट दिखा लेंगे, देख लीजिए आई एम मैरिड, है ना। तो ये होगा। हालांकि अभी ये इंडिया में वैलिड नहीं है। हाँ, गुजरात में एक लड़की का हुआ है, और उसी वजह से ये मामला कोर्ट में गया है, उसी वजह से ये मामला जो है सो कोर्ट में गया हुआ है। खैर, क्या लिखे हैं? हाँ, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय भद्रलोक समाज को दिया जाता है। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय भद्रलोक समाज को दिया जाता है। हाँ, भद्रलोक समाज, भद्रलोक समाज को दिया जाता है। ठीक है, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय भद्रलोक समाज को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे अलीपुर षड्यंत्र कांड। क्या? भद्रलोक समाज जो था वो कुछ लोगों का यूनिटी था बंगाल में, स्थानीय लोगों का। ठीक है, तो ये लोग क्या थे, तो ये लोग के मतलब इसमें कोई प्रॉपर, जैसे कि अनुशीलन समिति में प्रॉपर लीडर्स का नाम आता है, भद्रलोक समाज में कोई लीडर्स नहीं था। मतलब वहां के जो आम आदमी थे बंगाल के, वो लोग प्रारंभ क्या करते थे कि जब अंग्रेज कहीं पर कुछ करते तो उन पर पत्थर फेंक देना, उनको परेशान करना, उनको तंग करना, उनको डिस्टर्ब करना। तो अंग्रेजों को प्रारंभिक तौर पर डिस्टर्ब करने का प्रयास जो किया था वो भद्रलोक समाज के लोगों ने किया था। कैसे होता है, गांव में एक ग्रुप बन जाता है छोटा मोटा, है ना, और सब तंग करने वाला ग्रुप बन जाता है, किसी को परेशान करने वाला। तो ठीक प्रकार से एक समाज बना था भद्रलोक समाज। और इसको कहा जाता है कि इनिशियली तौर पर, प्रारंभिक तौर पर जो उत्पात मचाया था बंगाल में जिन लोगों ने, वो भद्रलोक समाज के ही लोग थे, है ना। इन लोगों के द्वारा ही ये सब चीज जो है सो किया गया था। ओके, तो भद्रलोक समाज को ये क्रेडिट दिया जाता है। और अलीपुर षड्यंत्र कांड जो था वो बंगाल के ही क्षेत्र में हुआ था, है ना, क्योंकि उस समय ये बिहार जो था वो बंगाल के ही कंट्रोल में था। ठीक है, तो एक हेडिंग बनाएंगे अलीपुर षड्यंत्र कांड, अलीपुर कंस्पिरेसी 1909, अलीपुर षड्यंत्र कांड 1909। ठीक है, अब देखिए कांड जो इसके अंतर्गत हुआ था
वो कांड तो 1908 में ही हो गया था, लेकिन इसमें जो केस वोस हुआ था, केस बहुत लंबे समय तक चला था, इस वजह से इसको 1909 लिखा जाता है। लेकिन जो कांड हो गया था वो 1908 में ही हो गया था। ठीक है, मतलब जो घटना घटा था, उसके बाद इसमें केस चला था, बहुत से लोग उसमें वादी बने थे, और इसमें जो है इसी के अंतर्गत, इसी कांड में आप जानते हैं कि जो बिहार के मुजफ्फरपुर में जो डिस्ट्रिक्ट जज थे किंग्सफोर्ड, उन्हीं को मारने का पूरा षड्यंत्र रचा गया था, उन्हीं को मारने का पूरा प्रोग्राम था, है ना। और लेकिन वो मरे नहीं, मर गई उनकी पत्नी कैनेडी। कौन दोस्त थी? पत्नी थी। ठीक है, कौन कह रहा है दोस्त की पत्नी? दोस्त की पत्नी साथ घूम रही थी, है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मामला नहीं ना था जी, है ना। देखिए देखिए, कैनेडी थी, ठीक है, तो नहीं, अब देखिए, लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, है ना, कि इसमें पूरा घटना क्या घटा था। ठीक है, लिखेंगे कि मुजफ्फरपुर जिला के न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर जिला, हाँ, मुजफ्फरपुर जिला के न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड, हाँ किंग्सफोर्ड, हमको भी नीचे जाना है। क्या लिखे हैं? हाँ, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास अलीपुर षड्यंत्र कांड के नाम से जाना जाता है। हत्या का प्रयास अलीपुर षड्यंत्र कांड के नाम से जाना जाता है, षड्यंत्र कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को मुख्य अपराधी के तौर पर माना गया। ठीक है, हाँ, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को मुख्य अपराधी माना गया था। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या था कि यह जो किंग्सफोर्ड था वो डिस्ट्रिक्ट जज था, है ना। उससे जो है वो नाराजगी चल रही थी और उसमें प्लान हुआ कि भाई इसको मारना है ना, इसको खत्म कर देना है। ठीक है, तो उस समय इन लोगों का टारगेट था कि भाई इस पर क्या करना है, बम गिराना है, अब बम गिरा करके मार देना है ना। तो छुट्टी का समय था, ठीक है, आज छुट्टी का दिन था, तो छुट्टी का दिन जो है वो अपना जो किंग्सफोर्ड था उसको था कि भाई अब छुट्टी मनाएंगे घर में, लेकिन कैनेडी का घूमने का मन था, है ना, कि भाई हमको घूमना है। तो अब संडे का दिन था, छुट्टी था, तो इसी हमेशा काम, है ना। तो कहीं अगर जब छुट्टी रहता है तो भाई कोई चाहता है कि भाई अब इस दिन कम से कम घूम लिया जाए, तो ऐसा ही प्रेशर बनाया गया इस पर, किंग्सफोर्ड पर। तो बेचारा बोला कि चलो ठीक है घूमते हैं, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि गाड़ी एक्सचेंज हो गया, है ना। और यह जो थे ये लोग तो गाड़ी का नंबर याद किए हुए थे कि किंग्सफोर्ड का गाड़ी का नंबर ही है, किंग्सफोर्ड इसी गाड़ी से जाएगा, और वो गाड़िया में बैठ गई कैनेडी, है ना। अब उस समय फोन का सुविधा तो था नहीं, है ना। एक बार से याद हो गया कि अच्छा ये गाड़ी है, ये नंबर का गाड़ी यहां से क्रॉस किया, ये गाड़ी पर बम गिरा देना है ना। बस जैसे गाड़ी अपना क्रॉस कर रहा था बम गिरा दिया गया। जैसे बम गिरा, ये लोग पेड़ पर बैठा था, पेड़ पर से बम गिराया था, है ना। तो लोग तो सोचा कि किंग्सफोर्ड गया, लेकिन जैसे देखा कि मार दिया, वो पिछवा से किंग्सफोर्ड दौड़ल आ रहा, जा हमारे पत्नी गई लोग, है ना। अब वो आ रहा है होने से बेचारा उधर, अब देख रहे बमुआ एक ना था ऊपर में, अब एक फेंक दिया बेचारा। अब वो देख रहा है किंग्सफोर्ड रोते हुए आ रहा होने से, है ना। अब भी लोग सोचे कि भाई अब तो बचने का कोई चांस नहीं है ना, जिसको मारना था वो बच गया,
और दूसरा आदमी बेचारा मर गया, है ना। तो मारने का प्रयास था किंग्सफोर्ड को ही, लेकिन किंग्सफोर्ड जो है सो बच गया, अब मर गई कैनेडी। इसमें आप देखिए कि क्या हुआ कि अब दोनों लोग को पकड़ लिया गया। प्रफुल्ल चाकी जो थे वो उन्होंने सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर लिया था, और इनको खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया। ठीक है, तो ये सब घटना फिर इसके आगे कैसे घटी, किस प्रायोरिटीज को देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए बस इतना है।